तो ये गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार मैं कसम से मैं जानता हूँ ये एपिसोड बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और इसके लेट होने की वजह ये थी कि मैंने बीच में जो छोटू पे वीडियो निकाली थी यार उससे मैं थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया था। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी थी एंड उसके बाद यार थोड़े दिन काम मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, स्टोरी भी दिमाग में नहीं आ रही थी, इसलिए वीडियो थोड़ी लेट हो गई। लेकिन अब मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब आपको जल्दी वीडियो मिलेगी। हालाँकि ये प्रॉमिस मैं हर एपिसोड में करता आया हूँ अभी तक, बट इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस प्रॉमिस को निभा पाऊँ। तो जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हमारी डांट एंड जम सीजन 2 का एपिसोड नंबर 6। और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो ऊपर स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा कि ये सही है कि गलत है। तो आज हम एपिसोड 6 की स्टोरी बताऊँगा मैं आप लोगों को, और बस वही है। और यार मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि मेरी एक EP आने वाली है। EP इज़ लाइक, अगर तुम्हें ना पता जैसे तुम देखते हो ना कि आर्टिस्ट एल्बम निकालते हैं तो ऐसे 3-4 गानों की जो छोटी होती है उन्हें EP बोलते हैं। तो मेरी EP आने वाली है 1-1.5 महीने के अंदर, उसके अंदर थोड़ा टाइम है अभी। बट तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मेरे म्यूज़िक चैनल का लिंक मिल जाएगा तो उसको जाके फटाफट सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम्हें पता लग जाएगा जब मेरी EP रिलीज़ होगी। तो दैट्स ऑल आई वांट से। बाकी तो ये अब आप वीडियो को एंजॉय करो, मैं लगाता हूँ इंट्रो और फिर मिलते हैं सीधा इंट्रो के बाद। और क्या भाई जी, जब मैं जाग रहा था तब तुम सो रहे थे, आज पास सारे तब दूर हो रहे थे चोर से चोरी से। माँ की बहन चूरी ले दूरी है दूरी है सोने की तिजोरी है, गार्डन जोरी है, बीट तेज हो रही है, राइट है निकोली है, बीवी कंट्रोल नहीं है, मजा नहीं माहौल नहीं है, मालने का सवाल नहीं है ये। हाँ भाई ये ओके। तो मैं आपको एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप इस वीडियो को नहीं देख रहे हो और आपने इसके पुराने एपिसोड वगैरह नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे सारे एपिसोड के। आप वहाँ से जाके पहले इसको सीरीज़ वाइज देख लो ताकि आपको स्टोरी ढंग से समझ में आ जाए। और अब मैं एपिसोड को कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे कि आप सबको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में शो वगैरह एक जोन के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा हवाएं वगैरह चल रही होती थी, वो शेल्टर ढूंढ रहे होते हैं। तो अब हमारी आज की स्टोरी उसी के आगे से चालू होगी। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, शो उसके दोस्त के साथ एक्सोन में नए आए होते हैं और आते ही उन्हें दिखता है कि एक्सोन पूरा बर्बाद हो चुका है, मतलब वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है। और पहले जैसा तो कुछ वहाँ पे बचा ही नहीं है, वो मतलब पूरी जगह ख़राब सी हो चुकी है, सारी बिल्डिंगें बंजर पड़ी हुई है। फिर शो और उसके दोस्त वगैरह डिसाइड करते हैं कि वो अपने लिए एक शेल्टर ढूंढेंगे ताकि वो कहीं रुक पाए, वो स्टे कर पाएँ, वरना वो ऐसे ही बाहर घूमते रहेंगे तो फिर वो थक वक जाएंगे। तो इससे बढ़िया वो डिसाइड करते हैं कि वो एक जगह ढूंढेंगे जहाँ वो मतलब रुक सकें, रात बिता सकें। लेकिन शो वगैरह जब अपने लिए शेल्टर ढूंढ रहे होते तभी उनके सामने 3 या 4 राइडर आ जाते हैं और वो राइडर बिना इधर उधर देखे सीधा शो को एक डांट एंड बैटल के लिए चैलेंज कर देते हैं। और इस बात को लेके शो भी एकदम से शॉक सा हो जाता है कि मतलब बिना कुछ बातचीत, बिना किसी भी चीज़ के एकदम से आके झटके में ये लोग मुझे एक ही डांट एंड बैटल के लिए चैलेंज कर रहे हैं। शो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और जैसे कि हमें पता है कि शो भी जोश में उन्हें हाँ कर देता है। और फिर वो राइडर शो को कहते हैं कि हम तुमसे ग्रुप बैटल करेंगे, मतलब ग्रुप वर्सेस ग्रुप बैटल होगी। और फिर इस बैटल की तैयारी होने लग जाती है। शो एंड मकोटो एंड कियोइची, मतलब एक तरफ होते हैं शो, मकोटो, कियोइची और सामने तरफ होती है उनकी गैंग। तो इनकी बैटल स्टार्ट ही होने वाली होती है। तभी उन्हें पीछे से आवाज़ आती है कि शो तुम यहाँ पे इतने दिनों बाद क्या कर रहे हो। और शो, कियोइची वगैरह सब पीछे मुड़ के देखते तो उन्हें वहाँ पे आर्थर दिखता है। और जैसे ही वो गैंग आर्थर को देखती है तो गैंग सीधा आर्थर को देखते ही बोलती है आर्थर तुम यहाँ। तभी आर्थर गैंग वालों को बोलता है कि तुम इनसे रेस मत करो, इन्हें हम जानते हैं। और यही सब सुन के शो बीच में बोलते हैं कि एक सेकंड रुको आर्थर, क्या तुम इन लोगों को जानते हो, क्या तुम इन गैंग को जानते हो। और फिर आर्थर बोलता है कि हाँ शो ये भी हमारे साथ ही हैं। और फिर शो बोलता है कि फिर इसने मुझे आते ही सीधा ही डांट एंड बैटल के लिए चैलेंज क्यों किया। फिर आर्थर कहता है कि शो बड़ी लंबी कहानी है, तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया है, अभी चलो मेरे साथ हमारे शेल्टर में जहाँ भी हम लोगों ने एक पूरा कैंप बना रखा है वहाँ पे चलो हमारे साथ, वहाँ पे हम तुम्हें खाने वगैरह के लिए भी दे देंगे और तुम वहाँ पे रुक भी सकते हो और मैं तुम्हारे मतलब सारे स्टे वगैरह का प्रबंध भी करवा दूँगा। तो शो काफ़ी ना क्यूरियस सा होता है जानने के लिए कि आखिर मेरे पीछे से क्या हुआ ऐसा एक्सोन में, जो सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे जाने के बाद एक्सोन पूरा बदल गया, एक्सोन में तबाही हो गई, ये हो गई, वो हो गई। तो शो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब क्यूरियस होता है ये सब चीज़ें जानने के लिए। लेकिन शो आर्थर की बात सुन के कहता है कि ठीक है चलो। और फिर सब लोग आर्थर के साथ चल रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें काफ़ी बंजर ज़मीनें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, तबाह हुआ एक्सोन दिख रहा होता है। मतलब मानो एक्सोन की तो पूरी काया ही पलट दी हो, एकदम से पूरी बिल्डिंगों में सब में मतलब ऐसे बंजर हो गई, जैसे पूरा एक्सोन एक तरीके से मर सा गया हो। और सब एक्सोन को देख के काफ़ी परेशान हो जाते हैं, आखिर ये कैसे हुआ, कियोइची, शो वगैरह सब यही सोच रहे होते कि एक्सोन इतना बर्बाद कैसे हो गया आखिर।
तभी फिर आर्थर शो को बताता है कि शो तुम्हारे जाने के बाद से यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, काफ़ी चीज़ें बदल गई है इन अ बैड वे। और शो जब एक्सोन को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तो तुम यहाँ पे थे ही नहीं। और जैसे ही शो ये वाली बात सुनता है कि तुम यहाँ पे थे नहीं जब हमें तुम्हारी ज़रूरत थी, वो चीज़ सीधा शो को मतलब एक तरीके से हर्ट कर जाती है और शो काफ़ी ज़्यादा परेशान, शॉक्ड, अजीब सा ही हो जाता है शो का रिएक्शन कि ये क्या बोल गया आर्थर। और फिर आर्थर बोलता है कि तुम्हारे और तुम्हारे डैड की रेस के बाद सबको लगा था कि अब एक्सोन खुशहाल रहेगा, अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अभी तो असली मुसीबत आनी बाकी है। शो तुम्हारे जाने के बाद फिर से एनर्जी लेवल स्टेबल हुए थे, पर सिर्फ कुछ सालों के लिए। और कुछ सालों के बाद तुम्हें याद होगा जब हमने राजा जी यानी होसुके को दोबारा एक्सोन के अंदर वापस बुला लिया था। और जैसे ही आर्थर बोलता है कि जब हमने राजा जी को वापस एक्सोन में बुला लिया था, तभी शो बोलता है कि हाँ, मुझे अब तक समझ नहीं आया कि उस दिन अचानक से होसुके को तुम लोगों ने वापस क्यों बुला लिया बिना कुछ बताए कि होसुके को क्यों बुलाया जा रहा है। हमें किसी ने कुछ नहीं बताया था, बस तुमने कहा था कि होसुके को वापस जाना पड़ेगा। और ये चीज़ हमें आज तक सोचने में मजबूर करती है कि आखिर होसुके को क्यों बुलाया गया। और फिर आर्थर बोलता है कि हाँ, शो हमें राजा जी को इसलिए बुलाया था क्योंकि फिर से एक्सोन के अंदर एनर्जी लेवल्स बिगड़ने की शिकायत आ रही थी। और सबसे ज़्यादा एक्स टावर की नॉलेज या एक्स टावर के बारे में जो भी जिस प्राणी को पता था वो तो सिर्फ हमारे राजा जी, यानी पूरे एक्स टावर के बारे में सबसे ज़्यादा राजा जी को ही पता था, इसलिए उन्हें बुलाना ज़रूरी था। लेकिन राजा जी के आने के बाद जब एनर्जी लेवल ज़्यादा अप डाउन होने लगी थी तो फिर से दुनिया के पोर्टल खुलने लगे थे। लेकिन उस वक्त ये हमारी बदकिस्मती कह लो या खुशकिस्मती कि वो पोर्टल सिर्फ 1 मिनट के लिए खुला था। वो तो उस दिन तुम्हारे डैड वहाँ एक्स टावर के पास थे, इसलिए उन्होंने फटाफट इंपीरियल एक्स को संभाल लिया था, नहीं तो ज़्यादा देर तक भी पोर्टल खुले रह सकते थे। और जिसकी वजह से एनर्जी लेवल स्टेबल भी हो गए थे, पर हमें लगा कि चलो सिर्फ 1 मिनट के लिए पोर्टल खुले हैं तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं होगा, लेकिन हम गलत थे। शो थोड़े दिनों बाद हमें शहर में ऐसे राइडर दिखने लग गए थे जो आम इंसान से तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे, मतलब ऐसे मानो कि उन्हें एमटीबी चलाने के लिए ही बनाया गया हो, मतलब जैसे वो कोई रोबोट हो कि वो किसी भी एक आम इंसान से बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। और वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड राइडर थे, उन्हें काफ़ी सारे मूव्स भी आते थे। तभी चलते चलते उनका कैंप आ जाता है जहाँ पे मिस यूकी वगैरह होते हैं, और मिस यूकी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है शो को देख के। और फिर सब आपस में बात करने लग जाते हैं कि कैसे आना हुआ, क्या तुम अब ठीक हो, कैसे क्या सीन है, मिस यूकी वगैरह सब एक दूसरे से ऐसी बात करते हैं, शो वगैरह। और फिर सब लोगों के लिए शो वगैरह के लिए खाना वगैरह मंगाया जाता है और फिर सब लोग खाना वगैरह खा रहे होते हैं। फिर शो आर्थर को बोलता है कि आगे तो बताओ आर्थर कि आगे क्या हुआ हमारे पीछे से। और तभी शो खाना खाता खाता आर्थर को बोलता है कि आर्थर तुम आगे तो बताओ कि आगे क्या हुआ एक्सोन के अंदर, तुमने कहानी आधे में ही रोक दी थी। और फिर ये जब सुन के आर्थर बोलता है कि 1 सेकंड ज़रा बताओगे कि मैं कहाँ पे मैंने तुम्हें छोड़ा था स्टोरी के अंदर। और फिर पीछे से ककीरू बोलता है कि तुम बता रहे थे कि वो राइडर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड थे। तो फिर आर्थर बोलता है कि हाँ मुझे याद आ गया, वो राइडर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड थे। और फिर आर्थर उन्हें बताता है कि वो राइडर काफ़ी ट्रेंड थे और धीरे धीरे सबकी दुकानों पे कब्जा करने लग गए थे, मानो कि वो इतने ज़्यादा ट्रेंड थे कि उन्हें कोई भी नॉर्मल इंसान हरा ही नहीं पा रहा था। और जिसकी वजह से वो लोग कब्जा वब्जा भी करने लग गए थे छोटे मोटे लोगों की दुकानों पे। हम सब काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि दोबारा से कोई ना कोई प्रॉब्लम आए जा रही है। एक और नए जो एक्सोन पे कब्जा करने आए हैं वो सब आ गए हैं दोबारा, मतलब एक्सोन अब दोबारा खुशहाल नहीं हो पाएगा। और फिर ये सब सुन के शो एकदम से बोलता है कि फिर क्या हुआ उनका, अब कहाँ हैं वो लोग। और फिर आर्थर बोलता है कि हमें एक उम्मीद की किरण दिखी, तभी हमें पता चला कि तुम्हारी दुनिया से भी राइडर आए गए हैं। और जैसे ये बात सुनते हैं कि तुम्हारी दुनिया से भी राइडर आए गए हैं, क्योइची के हाथ से एकदम से चम्मच नीचे गिर जाती है और क्योइची काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और फिर आर्थर बोलता है कि हाँ तुम्हारी दुनिया से भी कुछ राइडर्स आए थे। और फिर मानो जब हमें पता लगा कि तुम्हारी दुनिया से भी कुछ राइडर आए हैं, तो धीरे धीरे वो जो सारे ट्रेंड राइडर थे जो बिल्कुल ऐसे लगते थे कि वो रोबोट्स हों, वो धीरे धीरे गायब होने लग गए थे। और जैसे हमें पता लगा कि वो राइडर अब धीरे धीरे गायब होने लग गए हैं, तो हमें लगा था कि शो तुम आ गए हो हमारी दोबारा फिर से मदद करने के लिए।
लेकिन फिर हमें एक दिन पता लगा कि वो जो हमारी मदद कर रहा था वो शो तुम नहीं थे, वो था गाबू सामेजीमा। और जैसे ही सब लोग सुनते कि गाबू सामेजीमा एक्शन वालों की मदद कर रहा था, सब लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते, शो की हुई चीज़ सब हैरान हो जाते और कहते हैं कि गाबू और मदद कर रहा था। गाबू मतलब गाबू से किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि गाबू तुम्हारी मदद करेगा। फिर आर्थर बोलता है कि हाँ शो, हमें भी तुम्हारी तरह बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि गाबू आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, गाबू हमारी मदद क्यों कर रहा है। फिर एक दिन आया जब गाबू और उसकी गैंग ने उन सारे राइडर्स को हरा दिया था। हम सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे कि मतलब गाबू इतना अच्छा कैसे बन गया एकदम से। फिर एक दिन आया जब गाबू और उसकी गैंग ने उन सारे राइडर्स को हरा दिया। हम बहुत ज़्यादा हैरान थे कि गाबू सही में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और गाबू से मतलब हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि गाबू हमारी कभी ऐसे मदद भी करेगा। लेकिन जैसे कि गाबू ने हमारी मदद करी थी और उसने उन राइडर को हरा दिया था, तो सभी ने इसी चीज़ की खुशी में गाबू को अपना मसीहा बना दिया था। मानो जैसे जब तुम एक्सोन के अंदर आए थे सब लोग तुम्हें प्रेस करते थे कि भाई शो यामाटो अच्छा है, बिल्कुल गाबू का भी सेम वही सीन हो गया था। गाबू की सब इज्जत करने लग गए थे। गाबू मतलब एक मसीहा बन गया था पूरे एक्सोन का उस वक्त। ये सब सुन के शो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो परेशानी में ये एकदम से चीख के बोलता है कि अगर सब कुछ इतना सही चल रहा था, गाबू तुम्हारी मदद कर रहा था, तो फिर आखिर एक्सोन की ऐसी हालत कैसे हुई, आज एक्सोन इतना बंजर कैसे हुआ। आर्थर बोलता है कि शो ये तो सिर्फ कहानी का एक ही पहलू था, अब शुरू होती है एक्सोन की असल बर्बादी। शो गाबू को सब अपनाने लगे थे, सब उसकी रिस्पेक्ट करते थे और गाबू भी काफ़ी ज़्यादा खुश था इन सब चीज़ों से। लेकिन फिर एक दिन दोबारा एनर्जी लेवल बिगड़े और तभी एक्सोन में आए ऐसे राइडर्स जो डार्क एम्बलम के कब्जे में थे और उन्हें ये भी पता था कि अब एक्सोन में गाबू को भगवान की तरह माना जाता है। गाबू को मसीहा बना रखा है लोगों ने कि गाबू की सब इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि गाबू को मतलब एक नॉर्मल एक अच्छे बंदे की तरह ट्रीट करा जाता है। और उन्हें ये भी पता था कि कहीं ना कहीं गाबू के अंदर वो ग्रीडीनेस, वो लालचीपन अभी भी छुपा हुआ है। लेकिन जो फिर भी सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और फिर कुछ दिन बीते और एकदम से वो सारे डार्क एम्बलम वाले राइडर मतलब गायब से होने लग गए थे। और उन दिनों गाबू को मसीहा मानने की वजह से गाबू को पूरी छूट मिल गई थी कहीं भी घूमने की, एक्सोन में हर काम करने की। गाबू को इवन एक्स टावर के अंदर जाने की भी परमिशन थी। मतलब गाबू को एक पूरे राजा की तरह ट्रीट करा जाता था क्योंकि उसने एक्सोन को बचाया था इतनी बड़ी मुसीबत से। और गाबू इज़ लाइक कि वो गॉड बन चुका था पूरे एक्सोन का, उसने सबके दिल जीत लिए थे। और गाबू के पास परमिशन आए हुए एक्स टावर में जाने की काफ़ी टाइम हो गया था और तब कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही थी, इसलिए सबको विश्वास हो गया था कि अब गाबू हमें कोई भी परेशानी नहीं देगा, वो हमें हार्म नहीं करेगा, क्योंकि गाबू ऑलरेडी काफ़ी टाइम से एक्स टावर के अंदर आ जा रहा था और तब हमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। और सबको लगा था कि अब गाबू सुधर गया। और अब मानोगे नहीं कि तुम उसकी जो हरकतें थी वो भी ऐसी थी कि सबको विश्वास हो गया था कि अब गाबू सुधर चुका है। लेकिन शो थोड़े टाइम बाद हमें शिकायत आने लगी कि इंपीरियल एक्स अब कमज़ोर होने लगी थी। मतलब इंपीरियल एक्स में भी रिपेयरिंग होती थी लेकिन फिर भी अब कुछ दिक्कतें आ रही थी, मानो कि पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आता था। इंपीरियल एक्स को हम रिपेयर करते थे बट स्टिल उसके अंदर कभी दिक्कत आ ही जाती थी। और ऐसे ही फिर सब कुछ चलता रहा। हम इंपीरियल एक्स को बार बार रिपेयर करते थे, मतलब इंपीरियल एक्स को हम बहुत ज़्यादा रिपेयर करने लग गए थे। लेकिन फिर भी एनर्जी लेवल स्टेबल नहीं रह पाती थी, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी। और फिर थोड़े टाइम बाद हमें डार्क एम्बलम वाले राइडर एकदम से फिर दिखने लग गए पूरे शहर के अंदर और अब उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और फिर शो वो दिन आया जो हर एक एक्सोन वासी की ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। उस दिन एकदम से एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे और काफ़ी सारे पोर्टल खुल गए थे। मानो कि हमें लगा कि तुम्हारी दुनिया से भी लोग आएंगे और भी दुनियाओं से लोग आएंगे। हम काफ़ी ज़्यादा डर गए थे कि इतने ज़्यादा पोर्टल खुल गए थे, काफ़ी ज़्यादा। लेकिन इस बार हम जो सबसे ज़्यादा डरावनी बात थी वो ये थी कि वो सारे पोर्टल खुले थे एक ही जगह से और उन सारे पोर्टल में से बहुत सारे आ रहे थे डार्क एम्बलम वाले राइडर्स। और सब परेशान थे कि दोबारा इतने सारे डार्क एम्बलम वाले राइडर आखिर ये सब लोग कहाँ से आ रहे हैं। सब परेशान थे, सब अपने घरों में छुपे हुए बैठे थे शो। लेकिन तभी हमें एक्स टावर के ऊपर से बहुत तेज़ रोशनी दिखती है और उस रोशनी के बारे में जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। आई नो फिर से बहुत तगड़े सस्पेंस में छोड़ दिया। स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भाई कर दो।
बस यही था आज का एपिसोड। मिलते हैं आपसे फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।